आज हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। तो पहली कौन सी है कि मतलब ये है, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। ये आर्टिकल 77 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसलिए वो आता है कि मान लो कोई भी ऑर्डर होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही निकलेगा। ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोई अधिसूचना है, कोई नियुक्ति पत्र है, जब भी किसी मंत्रालय का आदेश निकलता है तो बाय ऑर्डर एंड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम से ही निकलता है। ठीक है। उसके अलावा पढ़ेंगे कि नियम जो है राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं कि उनके नाम पर जो किए जाने वाले कार्य हैं ताकि वो वैध हों। अब सारे कार्य तो राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए राष्ट्रपति ने क्या नियम बना दिए, और ये नियम बनाए हैं एड ऑथेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर रूल्स 1958 1958 में नियम बनाए हैं इसके। और ये आर्टिकल 77 के 2 के तहत बनाए। वो 77 के 1 के तहत है, उसके नाम पे होंगे। 77 का 2 कह रहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं और राष्ट्रपति ने नियम बनाए भी हैं। ठीक है। तीसरा है कि वह ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य करे अच्छा और मंत्रियों के बीच कार्यों का वितरण बंटवारा हो सके। एलोकेशन की बात कही गई है। ये बात तीसरे नंबर पर पढ़िए आप। वह ऐसे नियम बना सकते हैं जैसे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य करे तो मंत्रियों के बीच उक्त कार्य को सहजता से वितरित हो सके। ये बात जो है ये आप कैसे समझेंगे, तो इसके लिए आपको 77 का 3 पढ़ना पड़ेगा। 77 का 3 आर्टिकल जो है वो कह रहा है राष्ट्रपति कार्य विभाजन नहीं तो नियम बना सकता है, और ऐसे नियम बनाए हैं राष्ट्रपति ने 1961 में, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। कौन सा मंत्रालय क्या करेगा, रेलवे मंत्रालय क्या, जैसे मान लो पुलिस क्या गृह मंत्रालय में, तो पुलिस को गृह मंत्रालय में कैसे दिया। मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय उसके अंतर्गत शिक्षा आती है, तो कैसे आती है, तो ये इन्हीं के नियम के तहत आती है। ये 77 के 3 में है। ठीक है। अब चौथे पे हम कहते हैं और प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री को नियुक्ति करता तथा प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के हेतु मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। 75 में कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, जैसे मान लो मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। यानी कैबिनेट की बात करिए, उनके कैबिनेट का गठन किस प्रकार किया जाएगा। तो फिर ये लोग 75 के 2 आर्टिकल 75 के 2 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं मंत्री लोग, और 75 के 3 में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 के 3 में सामूहिक रूप से, 75 के 2 में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। ये बात हो गया। तो राष्ट्रपति की तीसरी कार्यकारी शक्ति हो गई। अब है चौथी राष्ट्रपति की शक्ति की, वह महान्यायवादी को क्या कर सकता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करेगा। मतलब महान्यायवादी पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही है। ये अनुच्छेद 76 पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे रहते हैं ना महान्यायवादी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहे इनका कार्यकाल ये रह सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये होगा अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के थ्रू। ठीक है। और अभी कौन आर वेंकटरमणी जो है महान्यायवादी हैं, और आप जब भी पढ़ रहे होंगे तो चेक कर लेना। और अब 6वें नंबर पे आते हैं, भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षाकर्ता CAG आर्टिकल 148 में, मुख्य चुनाव आयुक्त आर्टिकल 324 का 2, अन्य चुनाव आयुक्त और UPSC तुम्हारा संघ लोक सेवा आयोग जिसकी लोग ज़्यादातर तैयारी करते हैं, UPSC संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 316, और गवर्नर राज्यपाल आपका अनुच्छेद 155, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करते हैं। मतलब जितने भी मैंने बताए हैं ये कैसे हैं, ये स्वतंत्र बॉडी है, मतलब स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। फिर भी ये स्वतंत्र होने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्या राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है? तो नहीं भाई, राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। राज्यपाल हो, UPSC के अध्यक्ष हों, और वित्त आयोग के अध्यक्ष हों, चुनाव आयुक्त हों, जो भी हों, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है। ये राष्ट्रपति को पावर है। अब क्या करेगा, वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी को मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। मतलब किस किस की जांच, प्रशासनिक कार्यों की जांच और विधायिका के प्रस्तावों की जांच की जो मांग है वो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। इसके लिए आप 78 आर्टिकल पढ़िए। कहते हैं कि ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मतलब जो संसद जो है
मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति के सेतु की तरह काम करता है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री, तो पीएम का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सरकार के सभी मामलों की सूचना दो, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो चाहे विधायिका से संबंधित कार्य हो। यह अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल टू हेड ऑफ स्टेट की बात करता है, मतलब काउंसिल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है हेड ऑफ स्टेट के प्रति, और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, ये आर्टिकल 78 में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट कैन नॉट आस्क फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीएम। क्या प्रेसिडेंट जो महोदय जो हैं सभी सूचनाओं को प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल मांग सकते हैं, पूरी सूचनाओं को मांग सकते हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं है जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं मांग सके, ये अनुच्छेद 78 कह रहा है। ठीक है, ये बात। अब 8 नंबर के पॉइंट में आते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। मान लो कोई निर्णय है वो किसी मंत्री ने ले लिया है और मंत्रिपरिषद उसका अनुमोदन नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति ऐसा कह सकता है। ये 78 के सी के तहत है। तो पीएम का कर्तव्य है किसी एक मंत्री के निर्णय को पूरी काउंसिल के समक्ष लाना। यह एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामूहिक उत्तरदायित्व को दिखाता है। यदि कोई मंत्री एक तरफा नीति घोषणा कर देता है तो राष्ट्रपति पीएम से कह सकता है कि इसे कैबिनेट में रखा जाए। समझे? अब कोई मंत्री महोदय हैं, उनने कोई एक तरफा कोई नीति ला दी और पूरी मंत्रिपरिषद को पता ही नहीं है, तो राष्ट्रपति 78 के सी के तहत प्रधानमंत्री से कह सकता है कि ऐसी कोई भी नीति की जानकारी समस्त मंत्रिपरिषद को दिया जाए। इसका मतलब मंत्रिपरिषद का रोल तो है, और ये भी अनुच्छेद 78 में है। और राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जानकारी देगा प्रशासनिक कार्य विधायिका के प्रस्ताव संबंधित जानकारी वो प्रधानमंत्री से मांगेगा, तो जो भी मांगना है तो 78 के तहत मांगेगा। और जब ऐसी जानकारी की बात कहेगा कि जो किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद को नहीं पता, तो इसके लिए पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखने की बात 78 के सी के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब वह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। क्या करता है? अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, मतलब अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं ओबीसी। ओबीसी के लिए एक आयोग की नियुक्ति की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति ने ओबीसी कमीशन गठित किया है, अनुच्छेद 340। एक बार आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। कौन सा आर्टिकल? 340 340 340 कह रहा है कि जैसे आपने काका कालेलकर आयोग सुना होगा 1953 में, फिर मंडल कमीशन का नाम सुना होगा 1979 में गठित हुआ था। ये अनुच्छेद 340 की शक्ति से ही था। तो बताइए, ओबीसी कमीशन कोई स्थायी संवैधानिक संस्था है क्या? अनुच्छेद 340 आप पढ़ लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्या लिखा है? वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। किसके लिए? केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। अच्छा, तो रुकिए, एक बार आपको ओबीसी कमीशन थोड़ा मैं बता देता हूँ, नहीं तो कहीं कंफ्यूजन रह जाए। ऐसा करते हैं, देखिए, ये ओबीसी कमीशन जो है ना, मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कर सकता है। इसको हम कैसे समझेंगे चीज़ें? तो फिलहाल मैं आपको ऐसा बताता हूँ। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, अब एक ऐसा है, एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2018 में 102वें संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है ओबीसी कमीशन को। और इसके लिए अनुच्छेद 338 का बी, और वो क्या हुआ? 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है। और अगर इसकी पूर्व स्थिति की बात करें तो ये 1993 में एक वैधानिक अर्थात स्टेट्यूटरी बॉडी था, जैसे हम लोग कहते थे एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब हो गया इसका नाम ओबीसी कमीशन। तो अनुच्छेद 338 बी के अनुसार यह एक स्थायी आयोग है, परमानेंट कमीशन है। जिस प्रकार अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग है 338 के ये में,
ठीक है। और इसका काम है SC, BC और OBC से संबंधित संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों की निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना और सरकार को सिफारिश देना और राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसका काम है। ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि आप तो बोल रहे थे कि ये तो 340 में है, अब 338 में कैसे हो गया? देखिए क्या है, ऐसे समझिए, 338 और 340 को आप समझ लीजिए एक बार। 338 जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC, जबकि 340 वो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग है। ठीक है। जो 338 भी है वो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, और 340 जो है वो मूल रूप से BR अम्बेडकर द्वारा हाथों से लिखा गया है। 340 भी कोई संशोधन से नहीं आया, एक बात है। तो इनका क्या हो, 340 से क्या होता था, टेम्पररी कमीशन का गठन होता था, जैसे कि पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक आर्थिक स्थितियों के अध्ययन के लिए कोई सुधारात्मक सिफारिशें देना, और राष्ट्रपति समय समय पर ऐसे आयोग को नियुक्त करता था। जैसे काका कालेलकर आयोग 1953 है, मंडल कमीशन 1980 है, 1979। तो इससे क्या है, ये पिछड़े वर्गों की पहचान और सुधार नीति के लिए अध्ययनात्मक सिफारिशें देते थे आयोग। एक तो ये हो गया। अब 338 भी जो 102 संशोधन से आया उसमें वो क्या है, वो परमानेंट बॉडी की स्थापना कर रहा है। पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों की जांच करने, अधिकारों की रक्षा करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए संविधान में एक स्थायी संस्था बना दी, जैसे SC कमीशन, ST कमीशन, बिल्कुल वैसे ही। और इसकी गठन का अधिकार संविधान के तहत स्वतः स्थायी रूप से अस्तित्व में है, और उसका गठन राष्ट्रपति समय समय पर करते हैं 340 के तहत। ठीक है। और इसने क्या किया, इसे NCBC जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है, ये जो वर्तमान में चल रहा है, एक तरीके से कहें कि पिछड़े वर्गों की संवैधानिक निगरानी एवं संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 340 में सबसे पहले, जो 340 मूल रूप से थे, उसने सबसे पहले ऐसे आयोगों की नींव रखी जो पिछड़े वर्गों की पहचान, उनकी स्थिति सुधारने के लिए उपाय देते थे, जैसे काका कालेलकर मंडल आयोग। तो 338 भी ने उसी अवधारणा को, जो 340 की अवधारणा थी, उसी अवधारणा को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर स्थायी आयोग बना दिया, जो OBC के अधिकारों की रक्षा और निगरानी करता है। ठीक है। तो 340 क्या है, राष्ट्रपति समय समय में गठन करता था और राष्ट्रपति ने किए भी हैं, पर ये परमानेंट नहीं होते थे, इनकी सिफारिश सुधारात्मक होती थी। और ये जो है इसे किया, ये परमानेंट हो गया, एक कमीशन हो, एक आयोग बन गया परमानेंट। ठीक है। 338 भी के तहत। तो ये है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और बाकी जहाँ हम कमीशन से पढ़ेंगे तो वहाँ वो चीज़ें और क्लियर करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है, आगे चलते हैं हम 11 नंबर के पॉइंट पर। 11 नंबर का पॉइंट कहना है कि वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। मतलब वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभाल लेता है। मतलब यहाँ बात हो रही यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज में कौन होता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 239। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 239, 239, ये पढ़ना पड़ेगा। ये यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन प्रेसिडेंट के हाथों में होता है, ये 239 आर्टिकल कहता है। जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जैसे पुडुचेरी बोलते हैं, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ये प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। एक तो ये हो गया, समझ गए होंगे। अब 12वें नंबर पे आते हैं। वह किसी भी अनुसूचित, वह किसी भी क्षेत्र को, मतलब किसी भी क्षेत्र को, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उससे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं इनके प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, जनजातीय क्षेत्रों की। इसके लिए आपको अनुच्छेद 244 पढ़ना पड़ेगा और 5वीं अनुसूची देखनी होगी। अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची। तो प्रेसिडेंट घोषित कर सकता है कौन से क्षेत्र शेड्यूल एरिया में होंगे। ठीक है। और इसके लिए गवर्नर की रिपोर्ट होती है और जिससे प्रेसिडेंट एक्शंस लेते हैं। तो गवर्नर डिक्लेयर शेड्यूल एरियाज, तो नहीं भाई, डिक्लेयर तो राष्ट्रपति ही करते हैं, बस उनकी रिपोर्ट आती है, गवर्नर डिक्लेयर नहीं करते।
ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया 12 पॉइंट। इसके लिए आर्टिकल थोड़ा देख लेना। 340 ओबीसी कमीशन वो वाला था, 238 भी वो वाला है, और 263 इंटरस्टेट काउंसिल की बात हो रही है 263 में, 239 में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, और 244 और 5वीं अनुसूची में ये वाली बात होती है, शेड्यूल एरियाज वाली बात होती है। तो ये ठीक है। तो राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक संतुलन का केंद्र है। वे शासन के मस्तिष्क नहीं बल्कि संवैधानिक चेतना है। उनकी हर कार्यकारी शक्ति इस सत्य पर टिकी है कि सत्ता मंत्रिपरिषद के हाथ में है, पर जवाबदेही संविधान के नाम पर उनकी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ें। विधायी शक्ति, चलिए अब ऐसा करते हैं, अब विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? विधायी शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। अभी हम कार्यकारी शक्तियां पढ़ चुके हैं, अब विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली विधायी शक्ति देख लेते हैं कौन सी है। कि वह संसद की बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो पहली संसद की बैठक बुलाना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, ध्यान रखना। अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, बैठक बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है, और लोकसभा को विघटित कर सकता है। तो मैंने बताया था 52 से 78 तक जो है वो बात होती है कार्यकारी शक्तियों की, 79 से 111 तक बात होगी विधायी से, 111 के बाद या 110 से तक मान लीजिए, उसके बाद हम लोग वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, आर्टिकल के हिसाब से आप विधायी शक्ति कार्यकारी शक्तियों में अंतर जान सकते हो। तो संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, और संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, जो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है उसका आह्वान कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मतलब अध्यक्षता नहीं करेगा, वो केवल बुलाएगा उसको। ठीक है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ना होगा? तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संसद को सत्र बुलाने अर्थात समन करने, स्थगित करने अर्थात प्रोरोगी बोलते हैं इसे, और लोकसभा भंग करने डिजोल्व करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 85 देखो, मैं ये वाला लिख देता हूँ। देखो, पहले तो क्या कर सकता है? समन कर सकता है, यानी सत्र को बुलाएगा। आपने वारंट और समन तो सुना होगा ना, उसी तरीके की बात। अच्छा, राष्ट्रपति जो गवर्नर की नियुक्ति करता है वो वारंट के थ्रू करता है, वारंट से। ठीक है, तो संसद के सत्र को समन कर सकता है एक। दूसरा, उसे स्थगित कर सकता है, मतलब उसे रोक सकता है, ये वाला। ठीक, और लोकसभा को डिजोल्व कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अगर प्रधानमंत्री सलाह दे या मंत्रिपरिषद सलाह दे जो भी, तो उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, ये बात है अनुच्छेद 85 के तहत। यह शक्ति आई कहाँ से? राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति कहाँ से आई? तो ऐसी शक्ति हमने ब्रिटेन के राजा से ली है, ब्रिटेन के किंग या क्वीन से ली गई, तो ब्रिटेन मोनार्की से ली गई है, जहां राजा संसद के सत्र को बुलाता था। पर अब यह शक्ति भारत में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति प्रयोग कर रहा है। वहां क्या राजा क्या करता था? संसद के सत्र को बुलाता था। वर्तमान में वही शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अगर हम कैसे बुलाए जाते, तो संसद का बजट सत्र बुलाने के लिए हमने मान लो राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की इस प्रकार से। 2020 में जब नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, पर उस पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो गया था। तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल 108 के माध्यम से, तो ऐसे गतिविरोध को रोकने के लिए हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगले पे चलते हैं। तो इससे पहले ये जान लेते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन की जैसे बात है, तो संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया। 1961 में जो दहेज निषेध विधेयक के लिए, डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 के लिए, और दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, 1977 में,
और तीसरा 2002 में आतंकवाद की रोकथाम विधेयक तथा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2022 या पोटा के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, मान लो जो डॉरी एक्ट का, उसमें क्या हुआ था, राज्यसभा में असहमति के कारण क्या हुआ था, गतिरोध हो गया था, फिर जिसे संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ। और इसका जो 1978 का बैंकिंग सेवा, इसने क्या किया, राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दिया। इस कारण राष्ट्रपति ने अधिवेशन बुलाया था। और जबकि पोटा जो 2002 का है, जिसमें राज्यसभा ने बिल को अस्वीकार किया, राष्ट्रपति ने 26 मार्च 2002 को संयुक्त अधिवेशन बुलाया, जहां यह पारित हो गया था। ठीक है, ये बात है। तो प्रत्येक संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ना कि राज्यसभा का सभापति। संयुक्त अधिवेशन में साधारण बहुमत से विधेयक पारित हुआ, और प्रावधान केवल सामान्य वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, जैसे मनी बिल या संविधान संशोधन विधेयकों पर नहीं। ठीक है, ये सामान्य विधेयकों के लिए होता है, और कुछ वित्तीय विधेयक भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब तक भारत के इतिहास में केवल 3 बार राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया, 1961 में, 1978 में, 2002 में। रही बात इसकी कि ये जो हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, उस टाइम पे क्या ऐसी गतिरोध जैसी स्थिति बन रही थी, पर ऐसा कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो बात ये थी कि 2020 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, उस पर लोकसभा और राज्यसभा की गतिरोध की स्थिति बनी थी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता था। ठीक है, ये बात हुई। आर्टिकल 100 बुलाया जा सकता था, पर बुलाया नहीं है, वो बात अलग है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। प्रेसिडेंट कैन समन पार्लियामेंट एट हिज ऑन डिस्क्रेशन। राष्ट्रपति पार्लियामेंट को मतलब सत्र को बुला सकते हैं अपने विवेक अधिकार से। नहीं भाई, प्रधानमंत्री की सलाह है। अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 74 को जोड़कर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, जितना भी राष्ट्रपति काम करता है उसमें आपको सब में अनुच्छेद 74 लगभग जोड़ देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ज्यादातर चीजें मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करता है। लेकिन जो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में क्या होता है, जब त्रिशंकु लोकसभा होती है, मतलब जब कोई दल स्पष्ट बहुमत नहीं बना पाता, तब राष्ट्रपति अपने विवेक अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। मतलब प्रत्येक तो नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। मतलब अनुच्छेद 87 कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में और प्रत्येक नए लोकसभा के गठन के बाद संसद को अभिभाषण देता है। तो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में और प्रत्येक नए लोकसभा के गठन के संसद को अभिभाषण देता है। ये कहाँ लिखा, 87 में बात लिखा है। इससे पता क्या होता है, यह लोकतांत्रिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। राष्ट्रपति यहाँ एग्जीक्यूटिव की नीतियों का प्रवक्ता है, मतलब कार्यकारी जो सरकार है उसकी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में अभिभाषण राष्ट्रपति देता है। ठीक, तो राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में और प्रत्येक नए लोकसभा के गठन के बाद संसद को अभिभाषण देता है, एड्रेस करता है। तो चलिए बताइए, ए प्रेसिडेंट एड्रेस पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन नहीं है, केवल हर वर्ष के पहले सत्र में या नई लोकसभा के गठन के बाद, इस प्रकार से। तो आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का भाषण सरकार की नीतियों की औपचारिक रूप से प्रस्तुति है। तो ये होगा। अब क्या है, वह संसद में लंबित, कहाँ पे लंबित, संसद में किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकते। कुल मिला के संसद में लंबित किसी विधेयक को लेके या फिर किसी और के संबंध में क्या कर सकते हैं, संसद को संदेश भेज सकता है। अर्थात संदेश भेजने का पावर है किसको, राष्ट्रपति महोदय को। ये बात है। तो राष्ट्रपति ऐसा संदेश अनुच्छेद 86 के माध्यम से भेजेगा। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। ठीक है, और वो वाला जो था वो अनुच्छेद 87 था, जिस माना अनुच्छेद 87 कह रहा है, राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में प्रत्येक नए लोकसभा के गठन के बाद संसद को मतलब हर चीज नई होगी, चाहे नया सत्र होगा, नया मतलब नई साल का पहला सत्र या फिर नई लोकसभा होगी। तो 87 में है, मतलब 87 में नई वाली बात होती है।
तो मान लो 2025 में राष्ट्रपति ने बजट सेशन के पहले संसद को संबोधित किया, तो ये अनुच्छेद 87 के अंतर्गत ही किया था। ठीक है, ये बात हो गई। और ये जो है संसद में लंबित किसी विधेयक अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेजने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 86 के 2 के तहत है। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। 2 में मतलब दोनों सदनों की बात हो रही, किसी भी समय किसी भी सदन को, और सदन कितने हैं? 2 सदन, इसलिए आप समझिए 86 के 2 में वो बात है। तो राष्ट्रपति का संदेश क्या हो सकता है? सलाह हो सकती है, कोई चेतावनी हो सकती है, कोई सूचना हो सकती है। यह संवैधानिक संचार का माध्यम है। दोनों सदनों को उस संदेश पर विचार करना संवैधानिक दायित्व है। ठीक है, ये बात है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय अनुशासन या विधेयक पर सुझाव के रूप में संदेश भेजा जा सकता है। जैसे कोई वित्तीय अनुशासन है या किसी विधेयक पर सुझाव के रूप में संदेश भेजा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ पार्लियामेंट, नहीं बिल्कुल, और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, तो वह संदेश भेज सकते हैं, अनुच्छेद 86। ठीक है, तो राष्ट्रपति पार्लियामेंट के लिए क्या है? संवाद के माध्यम में, ये बात हो। अब हम चलते हैं हम लोग आगे। ये आप विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं ना राष्ट्रपति की। ये यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। मतलब यदि लोकसभा के, मान लो लोकसभा है, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। अगर केवल अध्यक्ष का पद रिक्त है तो केवल उपाध्यक्ष करेंगे, जब उपाध्यक्ष का भी रिक्त है तो किसी भी सदन के सदस्य को ऐसी अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के में है, सभापति उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। ठीक है, और ये बात किसमें है? राज्यसभा के लिए आर्टिकल 91 में। इसे मैंने जब ट्रिक से याद कराया था तो बताया था 91 को ऐसे याद रखें कि राष्ट्रपति किसी को नंबर 1 बना देता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो 91, और इसी में जब 4 प्लस कर दीजिएगा तो ये लोकसभा के लिए हो जाएगा, इसी में +4 कर दीजिए तो 95 हो जाएगा, वो लोकसभा के लिए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा काहे करता है भाई? अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं तो किसी, ताकि संसद में निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। इंटरिम प्रेसिडिंग मैकेनिज्म है, मतलब इंटरिम प्रेजाइडिंग मैकेनिज्म है। जैसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है ना, वैसे क्या होता है, उनका एक तंत्र है कि किस तरीके से हम कि कौन अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो राष्ट्रपति 91 के तहत किसी को बना देता है, ये बात है। तो प्रेसिडेंट हिमसेल्फ प्रिजाइड्स ओवर लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर। बताइए, क्या जब स्पीकर नहीं तो प्रेसिडेंट स्वयं उसकी अध्यक्षता कर सकता है? नहीं भाई, वो स्वयं नहीं करेगा, वो किसी को नियुक्त करेगा, ये बात है। और 91 और 95 आर्टिकल के माध्यम से, लोकसभा 95, राज्यसभा 91, क्योंकि राज्यसभा पहला बड़ा सदन है तो उसका आर्टिकल पहले आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब वो क्या कर सकता है? अब बता देते हैं वो क्या क्या कर सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ये बात हो रही मनोनीत की। तो मनोनीत करने के लिए आर्टिकल 80 में 80 से रस्सी आपको 80 से राज्यसभा याद रखना है, 80 से राज्यसभा मैंने आपको याद कराया था, वो वाला वीडियो देख लेना, सारे आर्टिकल हमने आपको याद कराए थे इससे। तो ये वह किससे? साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से। साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों से 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या करेगा? मनोनीत करेगा, मनोनीत करेगा। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, साइंस एंड आर्ट गैलरी आपने सुना होगा, तो आर्ट हो गई, साइंस हो गया, विज्ञान, आर्ट हो गया, कला, इसके अलावा लिटरेचर हो गया, आर्ट और समाज सेवा, सोशल सर्विस। तो ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 80 का बन का ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी मतलब कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्तियों को
इसका उद्देश्य ऐसा काहे कर रहा है? राज्यसभा में स्पेशलाइज्ड विडम, हमें राज्यसभा में ऐसे व्यक्ति को लाना है जिनके पास स्पेशलाइज्ड विडम हो, जो विशेषज्ञ हो अपने क्षेत्र के। जैसे मान लो हमने रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किया, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, तो वो मतलब न्यायपालिका की शक्तियों, मतलब न्यायपालिका या कानून के एक बड़े जानकार थे। तो कानून के जानकार थे, इसलिए रंजन गोगोई को करिए। हमने AR रहमान को किया, वो कला के जानकार थे। रेखा को किया, वो फिल्म से संबंधित थी। रघुनाथ महापात्रा को किया, वो शिल्प कला से संबंधित थे। इस तरीके की बात है, ठीक है। क्या अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर टू लोकसभा, नहीं भाई, मेंबर टू लोकसभा नहीं, मेंबर टू राज्यसभा। और लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय का करते थे, लेकिन वो 104वें संविधान संशोधन से बंद हो गया। तो अनुच्छेद 80 राज्यसभा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व की बात करता है। 80 का बन गया, लाइए नॉलेज को लाइए राज्यसभा में। अब आते हैं उसी की बात। इसके लिए क्या है, ये 6वें नंबर पे आते हैं। उन्होंने आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित किए। हालांकि 2019 के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। ये वाली जो बात उन्हें आंग्ल भारतीय समुदाय को नामांकित करते थे, 2020 तक करते थे। मतलब राष्ट्रपति ने आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को 2020 से पहले लोकसभा में नामांकित किया था। लेकिन हालांकि 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से अधिनियम ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये किस आर्टिकल से राष्ट्रपति महोदय करते थे? जो हालांकि अब वो रिपील्ड हो गई ये वाली बात, लेकिन इसके लिए समझिए अनुच्छेद 331 331 कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नामांकित कर सकता था, ठीक है। 25 जनवरी 2020 से यह प्रावधान समाप्त हो गया। अब लोकसभा में कोई नामांकित सदस्य नहीं है लोकसभा में, ठीक है। ये बात हो गई। क्या प्रेसिडेंट स्टिल नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा? ये समाप्त है 104वें अमेंडमेंट से, ठीक है। अब आते हैं 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 7वें। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। मतलब चुनाव आयोग से परामर्श किया, और ये संसद के जो सदस्य हैं, संसद सदस्य अर्थात MP की बात कर रहे हैं, उनकी निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए अगर कोई चुनाव में विवाद है तो चुनाव आयोग क्या निर्णय ले सकता है? नहीं भाई, राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव आयोग नहीं लेगा निर्णय, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के लिए भी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये बात है। ये जो है, ये अनुच्छेद 103 के तहत है। कौन सा है? अनुच्छेद 103 के तहत ये सांसद की अयोग्यता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वह निर्णय चुनाव आयोग की सलाह के बाद ही करता है। अंतिम निर्णय प्रेसिडेंट का होगा, लेकिन ऐसा निर्णय वह चुनाव आयोग की सलाह के बाद ही करेंगे, ठीक है। यदि कोई सांसद लाभ का पद धारण करता पाया जाए तो इलेक्शन कमीशन की सलाह के बाद राष्ट्रपति उसे आयोग घोषित कर सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का निर्णय इलेक्शन कमीशन की सलाह से बाध्यकारी होगा। 1998 का एक केस है, उसे हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। तो प्रेसिडेंट डिसाइड्स MP डिस्क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंटली, तो नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन की सलाह के आधार पर। तो राष्ट्रपति अंतिम निर्णायक है, पर चुनाव आयोग की सलाह से बना है। तो 8वें नंबर पे हम पढ़ते हैं कि संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक। मतलब वे विधेयक जिनके लिए पूर्व सिफारिश आवश्यक है। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 274, 274 का 2, ये सब देखने होंगे। तो भारत की जो संचयी नीति है, इससे व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117 में है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 है। ऐसे विधेयक जो राज्यों की आय या कराधान से संबंधित है, तो वो किसमें है, वो अनुच्छेद 274 में है। एग्रीकल्चर इनकम की परिभाषा में परिवर्तन करने वाले विधेयक, राज्यों के अनुदान वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले, किसी विशेष कर पर केंद्र के उद्देश्य हेतु अधिभार लगाने वाले, तो इस प्रकार की बात है।
अब इसको हम ऐसा करते हैं, लाइन टू लाइन समझते हैं कि संसद में कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व सिफारिश या अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी? राष्ट्रपति की। जैसे भारत की ये संचित निधि से व्यय करने वाले जो विधेयक है, संचित निधि से, ठीक है, और राज्यों की सीमा में संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, ठीक है, तो ये किस में आते हैं? संचित निधि से व्यय करने वाले अनुच्छेद 117 में आते हैं। अनुच्छेद 117 117 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाले जो विधेयक है, तो इसके लिए आएगा तुम्हारा अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3 में लिखा है राज्यों की सीमा में, जैसे बिहार से झारखंड हटा, अनुच्छेद 3। धन विधेयक आएगा अनुच्छेद 110 में। विधेयक जो लागू करता है या किसी भी कर, ये वाला मैं निकाल देता हूँ इसे, विधेयक जो लागू करता है या किसी भी कर या शुल्क में परिवर्तन करता है जिसमें राज्य रुचि रखते हैं, मतलब ऐसे विधेयक जो राज्यों की आय या कराधान सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं। तो जो विधेयक जो लागू करता है या किसी भी कर या शुल्क में परिवर्तन करता है जिसमें राज्य रुचि रखते हैं, मतलब पूर्व सिफारिश के लिए कौन कौन से विधेयक पेंडिंग होते हैं, तो मतलब जिनमें राज्यों का रुचि है, राज्यों का रुचि है, जो कैसे विषय, राज्यों की रुचि वाले विषय कौन से? जो कर या शुल्क लगाते हैं, जो टैक्स लगाते हो या किसी प्रकार का फीस लगाते हो वो, ठीक है। और अगले 5वें नंबर पे है एक विधेयक जो भारतीय आयकर, इनकम टैक्स से संबंधित विधेयक, जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजन के लिए परिभाषित कृषि आय, मतलब क्या होता है, हम इनकम टैक्स को कृषि आय में, इनकम टैक्स को नहीं, मतलब इनकम टैक्स में कृषि आय को नहीं जोड़ते, तो ऐसी कोई परिभाषा बदल दे जिसमें क्या कृषि आय इनकम टैक्स में शामिल हो जाए, तो फिर उन्हें भी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होगी। एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को राशि वितरित की जाती है, मतलब वही सिद्धांत जैसे वित्त आयोग देता है 41%, अगर इसमें कुछ परिवर्तन होना है तो मान लो 1971 की जनगणना के स्थान पर 2011 की जनगणना का प्रयोग करना है, इस प्रकार की बात है, तो क्या है, राष्ट्रपति पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। और 7वें नंबर पे है एक विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है या कोई सरचार्ज लगा रहा हो केंद्र के लिए, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आएगा। मतलब ये है कि वे विधेयक जिनके लिए पूर्व सिफारिश आवश्यक है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जिसे बोलते हैं प्रायर रिकमेंडेशन, के बिना नहीं लगा सकते। ऐसे विधेयक कौन कौन से हैं? तो 7 विधेयक के बारे में बता रहे हैं, जो जैसे भारत की संचित निधि से व्यय होने वाले विधेयक, तो भारत की संचित निधि से व्यय संबंधित विधेयक होते हुए अनुच्छेद 117 में आते हैं। संचित निधि 266 में है, जबकि भारत की संचित निधि से व्यय करने वाले जो विधेयक हैं वो अनुच्छेद 117 से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, मतलब कोई राज्य मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांटना हो, उसकी सीमा को बढ़ाना घटाना हो, तो क्या है, अनुच्छेद 3 में जो आता है। और धन विधेयक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में आता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से पेश होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे विधेयक जो राज्यों की आय या कराधान के सिद्धांतों को परिवर्तित करे, जैसे एग्रीकल्चर इनकम जो है, मतलब कृषि आय से संबंधित जो परिभाषा है उसमें परिवर्तन करना हो, तो ये अनुच्छेद 274 में आते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो केंद्र राज्य संबंध वगैरह पढ़े होंगे, तो वहाँ पे अनुच्छेद 274 पढ़ा होगा। तो ऐसे विधेयक जो राज्यों की आय या कराधान सिद्धांतों को प्रभावित करें, तो अनुच्छेद 274 में आते हैं। जैसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन। उसके अलावा 6वें नंबर पे राज्यों के लिए अनुदान वितरण के सिद्धांत को प्रभावित, जैसे वित्त आयोग है, उसका कोई अनुदान वितरण का सिद्धांत है कि इस प्रकार से अनुदान देना है। और 275 में क्या होता है, 274 में अनुदान की बात कही गई, और 282 में विवेकाधीन अनुदान की बात कही गई। 274 में बात की गई कराधान के सिद्धांतों की, ठीक है। तो किसी विशेष कर या केंद्र के उद्देश्य हेतु अधिभार लगाना हो, सरचार्ज लगाना हो, जो 271 में सरचार्ज की बात कही गई, तो ये जो है ना, तो इसके लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन? नहीं भाई, प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश आवश्यक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग। तो चीजें क्या है लिखी हैं, पर उन्हें समझने की आवश्यकता है।
पढ़ने से क्या हो जाएगा जब वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही कि उसका मतलब क्या है। चलिए, तो इसके अलावा अगर देखी जाए तो राज्यों के बीच जैसे व्यापार वाणिज्य की जो स्वतंत्रता हो उसको समाप्त करने वाला कोई विधेयक हो, तो इस तरीके की कुछ बातें। ये है, ये 9, अब ये 11वां नंबर पॉइंट पढ़िए, ये जो 11वां है 9वां नंबर पढ़ लीजिए पहले। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, और विधेयक को यदि वह धर्म विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है, मतलब ये जैसे मान लो कोई विधेयक है, संसद द्वारा पारित हो गया, अब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा, और नहीं है तो फिर स्वीकृति के तो सुरक्षित रख सकता है विधेयक, अथवा विधेयक को यदि वह धर्म विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। यदि धर्म विधेयक के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, क्योंकि उस पर पूर्व अनुमति ही ले ली जाती है, तो पूर्व अनुमति दे दी तो फिर से अपनी अनुमति से थोड़ी पलटेगा। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। इस प्रकार की बात है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, ये अनुच्छेद 111 जो है वो राष्ट्रपति के असेंट टू बिल्स से संबंधित है। विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित अनुच्छेद 111 है। ये क्या कह रहा है, 111 के में असेंट की बात कही गई है, अर्थात विधेयक को स्वीकृति देना। अब क्या, जैसे विधेयक को स्वीकृति दे देगा तो वह अधिनियम बन जाएगा, लेकिन इसकी कोई समय सीमा है विधेयक को स्वीकृति देने की? तो कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, दूसरा है विदाउट असेंट, अर्थात पॉकेट वीटो, मतलब राष्ट्रपति विधेयक को लटकाए रख सकता है, ना स्वीकृति देगा ना अस्वीकृति देगा। कि मतलब ये केवल संसद के बिलों के लिए है, धर्म विधेयक को नहीं लौटा सकता। ठीक है, जो विदाउट असेंट है संसद के बिलों के लिए है, धर्म विधेयक से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो तीसरा है रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, केवल गैर धर्म विधेयक के ही पुनर्विचार हेतु लौटाता है, नो मनी बिल्स होना चाहिए, दूसरी बार पारित होने पर आधिकारिक स्वीकृति देनी होगी। मतलब ये है कि आवाशा, आप 3 चीजें पढ़िए, 3 चीजें इसमें पढ़िए कि विधेयक को अपनी स्वीकृति, देखो जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, बिल्कुल स्वीकृति देगा, लेकिन इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं। विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, ये समझ लीजिए ये पॉकेट वीटो वाली बात हुई। और लेकिन मनी बिल के लिए ऐसा कोई पॉकेट वीटो नहीं है ये। ठीक है, मनी बिल के लिए पॉकेट वीटो नहीं है, अर्थात इसे विदाउट असेंट पॉकेट वीटो बोलते हैं। ये केवल संसद के बिलों के लिए है। और तीसरा क्या है, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, केवल गैर धन विधेयक अर्थात नो मनी बिल्स को ही पुनर्विचार हेतु लौटा जा सकता है। मतलब अगर दूसरी बार मंत्री पारित करके दे दे, मंत्री मतलब दूसरी बार क्या होता है, अगर पारित करके चला जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा तो फिर ये उस पर अनुमति राष्ट्रपति को देना ही होगा। लिखा है, हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। आज 10वें नंबर पर चलते हैं, ये वाला जो मतलब ये जो अनुमति की बात वैसे तो ये चेक ऑन बैलेंस की बात कर रहा है, ताकि कार्यपालिका संसद को पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर सके, परंतु उसकी बाधा नहीं बनता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका एक तरीके से बस, तो वो संसद को पुनर्विचार हेतु कोई विधेयक भेज देता है, पर बाधा थोड़ी है। संसद चाहे तो उसमें मतलब संशोधित कर सकती है, बिना संशोधन के भी दोबारा भेजेगी तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी ही होगी। ठीक है, इसमें एक केस है केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 के केस, जो राष्ट्रपति के विवेक पर सीमाओं से संबंधित है। मतलब राष्ट्रपति का जो पॉकेट वीटो है कोई लेजिस्लेटिव या विधायी वीटो नहीं है, यह केवल डिले मैकेनिज्म है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन? नहीं, केवल नॉन मनी बिल ही लौटा सकते हैं, मनी बिल नहीं लौटा सकते। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट इवन आफ्टर रिकंसिडरेशन? नहीं भाई, बाउंड है, अनुच्छेद 111 के तहत असेंट करने के लिए बाउंड है। ठीक है, 1986 में क्या हुआ था, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, राष्ट्रपति ज्ञान वो अमेंडमेंट से संबंधित था, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल संशोधन से संबंधित था। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो लगाया। यह भारत में पॉकेट वीटो का एकमात्र उदाहरण है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने लगाया। ठीक है,
111 मतलब राष्ट्रपति पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्टर है। पॉकेट वीटो मतलब अस्वीकृति नहीं बल्कि नैतिक रूप से हम विरोध कर रहे हैं। दोबारा भारत बिल पर बाध्यता पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की रक्षा करता है, मतलब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की रक्षा करता है। अगर दोबारा से बिल आ जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय क्या नहीं कर सकते, उन्हें अनुमति देनी ही होगी। इस प्रकार की ये बात है, ठीक है। ये अब चलिए 10 नंबर पॉइंट को देखते हैं जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति, मतलब अगर राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल महोदय अनुच्छेद 200 के तहत जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत, ठीक है, सुरक्षित रखेंगे 200 से, फिर राष्ट्रपति जो करेंगे वो 201 से करेंगे। विधेयक को अपनी स्वीकृति देंगे, अगर राज्य स्वीकृति दे सकते हैं, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं जैसे पॉकेट वीटो वाले मामले में था, अथवा राज्यपाल को निर्देश देते हैं कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दें, या राज्यपाल को ऐसा निर्देश दें कि ये विधेयक है पुनर्विचार हेतु किसको लौटा दें, विधानसभा को लौटा दें। यह ध्यान देने की बात है यदि राज्य विधायिका, मतलब क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देने वाली बात है कि राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। तो यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब क्या है, मान लो राष्ट्रपति महोदय ने कहा आप ऐसा कर रहे हैं, ये वाला जो बिल है इसमें आप बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये दे रहे हैं, इसे 5,000 नहीं दीजिए, आपके राज्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं, आप इस बेरोजगारी भत्ता को 3,000 रुपये कर दीजिए, ठीक है। मान लो बेरोजगारी भत्ता है, धन विधेयक नहीं है पर मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, राष्ट्रपति ने वो चीज़ राज्यपाल से कहा कि ये बात फिर से उस राज्य की विधानसभा को भेज दीजिए, तो राज्य की विधानसभा कहेगी नहीं भाई। तो ये बात है, यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं। मतलब अब राज्य विधायिका कहेगी नहीं भाई हम 3,000 की जगह 5,000 ही देंगे बेरोजगार भत्ता पर आपको स्वीकृति देना पड़ेगी, तो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है बल्कि राज्यपाल स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं। ये बात ध्यान रखना आप। एक तो ये हो गया। अब 11वें नंबर पे आते हैं हम लोग, तो इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति है। यदि राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे तब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होंगे, वो स्वीकृति देगा, अगर स्वीकृति दे देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति के पास कि वो दूसरे देना ही है, ठीक है। दूसरा, स्वीकृति को रोक भी सकता है जैसे पॉकेट वीटो की तरह ही, ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है, विवेकाधीन है कि वो रोकेगा कि नहीं रोकेगा। और तीसरा जो है पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि नॉन मनी बिल के लिए क्या होता है, पुनर्विचार के भी हेतु भी लौटा सकता है, अर्थात राज्यपाल को निर्देश दे सकता है, चाहे भलो नॉन मनी बिल के लिए, गैर धन विधेयक के लिए, ठीक है। ये सब चीजें अगर बात रहे कि ये अंतर क्या है यूनियन बिल और स्टेट बिल में अंतर क्या है, तो ऐसा है, पुनर्विचार के लिए बाध्यता, अगर वो संघ की सरकार जी संसद कोई चीज भेजती है तो पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बाध्य है सहमति देने के लिए, अनुच्छेद 111। जबकि राज्य विधेयक जो 201 वाली वो उसमें राष्ट्रपति असेंट देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो पुनर्विचार के बाद भी असेंट नहीं देगा, ठीक है। पॉकेट वीटो संभव है दोनों में, चाहे वो संसद विधेयक हो चाहे राज्य विधेयक, दोनों में पॉकेट वीटो कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, भूमिका ये है कि इसमें संसद द्वारा जो विधेयक जाते हैं वो औपचारिक होते हैं, वो सलाह आधारित होते हैं, तो पीएम की सलाह से काम होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, जबकि वही राज्य विधेयक में वो निर्णायक होता है, विवेकाधीन होता है, ये बात है। तो इफ अ स्टेट बिल इज रिटर्न आफ्टर रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट मस्ट असेंट, जो नहीं 201 से नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 111 से असेंट देने की बात है। जैसे तमिलनाडु का जो जल्लीकट्टू बिल था उसको राष्ट्रपति के लिए विचार सुरक्षित रखा गया था, तो अनुच्छेद 201 जो है राष्ट्रपति का फेडरल वीटो है, यानी राज्य के विधायकों पर अंतिम संवैधानिक नियंत्रण की बात कर रहा है, जो संसद के विपरीत है जहां राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है।
देखिए इसमें पता क्या होता है, इसमें ये है कि यदि मंत्रिपरिषद जैसे मान लो कोई राज्य का विधेयक राज्यपाल अनुच्छेद 200 के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर अपने विवेक से स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति देंगे, अस्वीकृति देंगे या विदहोल्ड कर देंगे। राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, और यदि राष्ट्रपति ने उसे पुनः मतलब उसको पुनः भेज दिया राज्य विधानसभा, राज्यपाल को निर्देश दिया कि इसे पुनः राज्य विधानसभा में भेजो और इसमें ये संशोधन करना है। अब मान लो वो संबंधित राज्य उसको फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है संशोधित करके या बिना संशोधित करके, तो क्या राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है? तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय लेते हैं, सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो राज्यपाल की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम नहीं करते, वो केंद्र की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जैसे मान लो बिहार की सरकार ने या ममता बनर्जी की सरकार ने कोई विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया है दोबारा से, तो राष्ट्रपति सहमति के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति अपने विवेक से सोचेंगे। लेकिन उनका सामान्यतः वो क्या करते हैं, वो केंद्र की सरकार जो होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी सलाह पे ही सामान्यतः काम करते हैं इसमें भी। ठीक है, ये बात है। और जबकि अगर मोदी जी संसद से कोई विधेयक भेजें और राष्ट्रपति कहेंगे नहीं भाई इसमें संशोधन करो, तो और मोदी जी फिर से संशोधन करें या ना करें, राष्ट्रपति को स्वीकृति देना पड़ेगी। लेकिन राज्य का कोई मुख्यमंत्री भेजता है वो सब करके, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। और सामान्यतः वो ऐसा मंत्रिपरिषद से मेल मिलाप करके चलते हैं। लेकिन वो अगर औपचारिक रूप से बात करी जाए तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है, ये बात है। अब 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर में क्या है, वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब संसद का कोई सत्रावसान है तो उस अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। और वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि संसद के सत्रावसान के मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसे अध्यादेश को किसी भी समय वो वापस भी ले सकता है। परंतु इन अध्यादेशों को संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर, कितना 6 हफ्तों मतलब लगभग 42 दिन, लगभग नहीं 42 ही दिन हो गए, 1.5 महीने से कम अवधि में 6 सप्ताह में इनका संसद से अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक है, ये बात है। ये लिखा है अनुच्छेद 130 में राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति है। अब अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब ये तो ठीक हमने पढ़ लिया अध्यादेश ऐसे करेंगे, लेकिन बात है कि अध्यादेशों की आवश्यकता क्यों है। तो अध्यादेश की आवश्यकता क्यों है, चलिए बताइए। देखिए ऐसा है, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब बोथ हाउस नॉट इन सेशन, मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को लगे कि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह कैबिनेट की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। किसकी सलाह पे? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत होती है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश की आवश्यकता है। और अध्यादेश की वैलिडिटी पीरियड कितना है? तो 6 सप्ताह तक संसद की पुनः बैठक के बाद अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, अब संसद जब भी बैठेगी तो उसके मतलब संसद बैठी 1 जनवरी को, तो उसके 42 दिन में मान लीजिए 12 फरवरी तक उसकी अनुमति मिल जानी चाहिए। अगर 12 फरवरी तक नहीं मिलेगी तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि तब तक संसद अनुमोदन नहीं देती है 6 सप्ताह तक, तो स्वतः वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। एक ये हो गई। अब अध्यादेश की शक्ति की बात करें तो अध्यादेश की शक्ति वही होगी जो संसद द्वारा पारित कानून की शक्ति होती है, अर्थात इक्वल टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, परंतु वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। कौन? अध्यादेश। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर हाउस इज इन सेशन? नहीं, दोनों सदनों में नहीं होगा। जब दोनों सदन नहीं चल रहे हो तभी अध्यादेश निकलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन हिज डिस्क्रिशन? डिस्क्रिशन से नहीं होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर 6 वीक? ये विथड्रॉ करने के लिए 6 वीक नहीं होता है, कभी भी वापस लिया जाता। और जब एक बार क्या हुआ था, बिहार की सरकार लगातार पता नहीं कितने 17 साल से कितने साल से लगातार एक ही अध्यादेश को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो ये केस था DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1987 का केस था। इसमें रिपीटेड रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही अध्यादेश को आप बार बार पारित किए जा रहे हैं, ये असंवैधानिक है।
अध्यादेश हमने मतलब विधेयकों के या एक्ट के स्थान पे नहीं लाए थे, ये उस समय के लिए लाए थे जब सत्र नहीं चल रहा। 17 सालों में आपके यहाँ कोई सत्र ही नहीं चल रहा था क्या? तो ऐसे अध्यादेश को नहीं करना है, ठीक है। और आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है, उसमें कोर्ट ने कहा था कि अध्यादेश जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ठीक है। मतलब डीसी वाधवा में कह रहा है अध्यादेश ठीक है पर इनका निरंतर प्रयोग संविधान की भावना के विपरीत है। अब हम 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर, वह महानियंत्रक और लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। किसकी? जैसे वो कैग की रिपोर्ट हुआ, यूपीएससी की रिपोर्ट हुआ, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हुआ, तो वो क्या करेगा? संसद के समक्ष रखेगा ऐसी रिपोर्ट को, ठीक है। ये बात है। संविधान का जो अनुच्छेद है 151, 151, 151 केक की रिपोर्ट की बात करेगा, केक की रिपोर्ट की बात 151 करेगा। 323 बात करेगा इसकी यूपीएससी की रिपोर्ट की बात करेगा, 323 और आर्टिकल 281 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की बात करेगा। 280 में फाइनेंस कमीशन है, +1 कर दो तो इसकी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद में रखता है ताकि संसद उन्हें विचाराधीन करे और यह संवैधानिक जवाबदेही का राष्ट्रपति के प्रति आधार है इसका। तो राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखता है ताकि संसद विचाराधीन करे, पब्लिक में मैटर जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं, कैग सबमिट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। कैग की रिपोर्ट जो सबमिट्स होगी डायरेक्टली टू पार्लियामेंट, मतलब कैग रिपोर्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखता है, ठीक है। डायरेक्टली कैग नहीं रखेगा राष्ट्रपति, कैग राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति रखेगा, ठीक है। 2024 में कैग ने अपनी डिफेंस ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी। 2024 में कौन सी रिपोर्ट थी? डिफेंस ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ने उसे संसद में प्रस्तुत कराया। तो यही एक उदाहरण है इस तरीके के। तो राष्ट्रपति क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का एक माध्यम है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट पे जाएगी, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रखेंगे, पार्लियामेंट उसमें आंसरेबिलिटी की चेन बनाएगी, ठीक है। अब 13वें नंबर पे चलते हैं। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा और चलते हैं हम लोग। तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव में शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के लिए भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल तब जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित हो। मतलब किस किस के लिए बना सकता है? तो देखिए किस किस के लिए बना सकता है। ये बना सकता है अंडमान के लिए, अंडमान के लिए, निकोबार द्वीप समूह के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादरा के लिए, नागर हवेली के लिए, दमन और दीप के लिए। मतलब किसके लिए? शांति के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए क्या बनाएगा? विनियम बनाएगा। परंतु पुडुचेरी के लिए भी बनाएगा जब वहाँ की विधानसभा नहीं चल रही हो, ठीक है। ये बात है। तो ये ऐसे नियम अनुच्छेद 240 के माध्यम से राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने का अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 240। 239 ये कह रहा है फॉर पुडुचेरी, अर्थात विधानसभा होने पर नियम केवल सस्पेंशन या डिसोल्यूशन की स्थिति में बनेंगे। जैसे अपना दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, इसमें क्या है? इसमें विधानसभाएं हैं। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हुआ? अंडमान निकोबार पर, लक्षद्वीप पे, दादर नगर हवेली पे, दमन दीप पे। दिल्ली और पुडुचेरी पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे विधानसभाएं हैं, ठीक है। तो वहाँ के लिए नियम बनेगा जब वहाँ की विधानसभा विघटित तो 239 के कैपिटल ए के तहत बन जाएगा, ठीक है। और 239 के डबल ए के तहत बनेगा, वो दिल्ली के लिए होगा। तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए विनियम की स्थिति क्या होती है? विनियम क्या होते हैं? संसद के अधिनियम के समान शक्ति रखते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर दिल्ली, नहीं भाई नहीं, दिल्ली पर यह लागू नहीं होगा। दिल्ली के लिए 239 के डबल ए में है, पुडुचेरी के लिए 239 का कैपिटल ए होगा, ठीक है। पुडुचेरी रेगुलेशंस कैन बी मेड एनी टाइम, नहीं एनी टाइम नहीं होगा, केवल जब विधानसभा निलंबित या भंग होगी तब, ठीक है। राष्ट्रपति ने लक्षद्वीप डेवलपमेंट रेगुलेशन जारी किया 2021 में।
तो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में क्या होता है, धन विधेयक तो आपको पता ही होगा। जो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होगा। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में आएगा। ये अनुच्छेद 117 में लिखा है। जबकि धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। और कौन कौन सी शक्तियां हैं? एक है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है केंद्रीय बजट संसद के समक्ष रखवाएंगे राष्ट्रपति। ये देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट संसद के समक्ष कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति रखवाएंगे। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो अनुच्छेद 112 में है। लेकिन धन विधेयक से संबंधित कुछ और जान लेते हैं। जो धन विधेयक है ना, वो एक तरह से समझ लीजिए सरकार ही राजस्व और व्यय को नियंत्रित कर रही है। इसमें सरकार क्या कर रही है? राजस्व को और व्यय को नियंत्रित कर रही है। अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश ही वित्तीय विधेयक आ सकता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मतलब जब ऐसे समझिए। चलिए क्वेश्चन बताइए धन विधेयक से। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। क्या मनी बिल को राज्यसभा में लाया जा सकता है? तो नहीं, केवल लोकसभा में, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। मनी बिल नीड्स प्रेसिडेंट असेंट आफ्टर पासिंग ओनली बाय लोकसभा। इसमें क्या है? मनी बिल नीड्स, मनी बिल को आवश्यकता है क्या? प्रेसिडेंट के असेंट के, आफ्टर पासिंग ओनली बाय लोकसभा। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, पर राज्यसभा केवल क्या सुझाव दे सकती है। ठीक है, ये। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के पार्ट। और वार्षिक वित्त केंद्रीय बजट का तो अनुच्छेद 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के समक्ष एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगा। और इसे सामान्य भाषा में यूनियन बजट कहा जाता है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएगा। कौन? राष्ट्रपति, जिसे हम कहते हैं यूनियन बजट। यह विवरण 3 निधियों से संबंधित होता है। कौन कौन सी निधि? संचित निधि 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 का 2, और कंटिजेंसी फंड अर्थात आकस्मिक निधि 267। 3 निधियों से संबंधित है। जैसे अब इसमें क्या फिलॉसफी इसकी क्या है? इसकी फिलॉसफी है कि बजट प्रस्तुत करना राष्ट्रपति का औपचारिक कार्य है, परंतु यह वित्त मंत्री द्वारा संसद में किया जाता है राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, किसका औपचारिक कार्य है बजट प्रस्तुत करना? राष्ट्रपति का। कर्ता कौन है? वित्त मंत्री। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। इसका उद्देश्य है कि संसद की स्वीकृति के बिना कोई व्यय ना हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि संसद की स्वीकृति मिले तभी कोई व्यय हो। तो बजट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सही उत्तर ये इसका है कि राष्ट्रपति के नाम पर वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, ना कि डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। बजट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। नहीं भाई, बजट केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति की वित्तीय जिम्मेदारी से संबंधित है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। किसकी सिफारिश के बिना? जैसे अनुदान किस आर्टिकल में है? 275 में और 282 में। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आप मांग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो है अनुदान तो 275 और 282 में, लेकिन इसमें जो अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, ये कहाँ लिखा है? ये महत्वपूर्ण है। 113 के 3 में। ये किसी भी डिमांड फॉर ग्रांट यानी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। यह सिद्धांत हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिश मॉडल से लिया है। क्रोन कंसेंट फॉर स्पेंडिंग पब्लिक मनी, अर्थात राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना आप क्या कर सकते हैं? डिमांड फॉर ग्रांट नहीं कर सकते, अनुदान की मांग नहीं कर सकते। तो इसका संबंध है कि कोई भी सांसद अपने स्तर पर अनुदान की मांग नहीं कर सकता। केवल सरकार के माध्यम से अर्थात कैबिनेट के माध्यम से राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद के समक्ष लाई जाती है। कोई सांसद ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकता कि हमें ग्रांट दो। इसे हम कैबिनेट के माध्यम से लाएंगे, वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। जब किसी मंत्रालय के लिए धन की कोई मांग की जरूरत होती है, जैसे शिक्षा मंत्रालय के लिए बजट की है, तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश भी डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एनी एमपी कैन मूव अ डिमांड फॉर ग्रांट। नहीं भाई, केवल सरकार राष्ट्रपति की सिफारिश पे ऐसा करेगी। राज्यसभा कैन वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स।
नहीं, केवल लोकसभा अनुच्छेद 113 के माध्यम से। ठीक है, तो राष्ट्रपति फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को फिल्टर करता है। कोई भी धनराशि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश से खर्च नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या कह रहा है? वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करता है। मतलब आकस्मिक निधि अर्थात 267 की कंटेंजेंसी फंड की बात कर रहा है। किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। मतलब यह आपातकालीन व्यय के लिए एक क्या है? रेडी कैश है। मतलब पहले से कैश को हम रेडी रखते हैं। राष्ट्रपति इसके माध्यम से अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान कर सकता है। मतलब अदृश्य व्यय का मतलब क्या है? अप्रत्याशित खर्चे जिनके लिए अग्रिम भुगतान पहले से ही कर दिया जाएगा। यह व्यय बाद में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जब व्यय हो जाएगा तब संसद बाद में अनुमोदित करेगी। ठीक है, तो इसका संचालन कौन करता है? यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में है, परंतु वित्त सचिव इसके व्यावहारिक संचालन के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी क्या होते हैं? इसका व्यावहारिक रूप से संचालन करते हैं, पर निधि जो है किसके नियंत्रण में होती है? राष्ट्रपति के नियंत्रण। कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने कंटेंजेंसी फंड से अग्रिम व्यय किए, तत्पश्चात बजट में पुनः अनुमोदन इसका लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कंटेंजेंसी फंड इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये राष्ट्रपति के अधीन वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित होती है, प्राइम मिनिस्टर के अधीन नहीं। और इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल बिफोर एक्सपेंडिचर। नहीं भाई, बिफोर नहीं, बाद में अनुमोदन की जरूरत पड़ती है। तो 267 राष्ट्रपति की आपातकालीन वित्तीय स्थिरता से संबंधित है। यह निधि शासन के वित्तीय झटकों से क्या करती है? बचाती है। अब 5वें पॉइंट पे चलते हैं। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन क्यों होता है? राजस्व के बंटवारे के लिए। कब होता है? 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 क्या कर रहा है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है और राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण अर्थात टैक्स डिवोल्यूशन और अनुदानों की सिफारिश करना। यह आयोग फिस्कल फेडरलिज्म को मजबूत करता है। मतलब राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण, टैक्स डिवोल्यूशन और अनुदानों की सिफारिश करता है। यह आयोग फिस्कल फेडरलिज्म को क्या करता है? मजबूत करता है, अर्थात राजकोष की संघवाद को। 15वां वित्त आयोग जो था 2019 से 2025 तक, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष एन के सिंह, 16वें के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। नहीं भाई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अनुच्छेद 280 के तहत। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन और बाइंडिंग नहीं होती है, एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होते हैं। तो आर्टिकल 280 राष्ट्रपति से संबंधित है। फिस्कल फेडरलिज्म का क्या है? संवैधानिक स्तंभ है और केंद्र और राज्य की वित्तीय सामंजस्य हेतु राष्ट्रपति की जिम्मेदारी देता है। ठीक है, ये हो गया इतना। तो धन विधेयक के संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 117 है। 117 के धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश ही पेश होगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। ये जो है राष्ट्रपति के नाम पर संसद में रखा जाता है। राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करता, उसके नाम पे वित्त मंत्री करते हैं, केवल लोकसभा में जाता है। और अनुदान की जो मांग है वो अनुच्छेद 113 के 3 के तहत होती है। उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश पर ये होती है। किसकी सिफारिश? राष्ट्रपति की। आकस्मिक निधि 267 में है, ये अप्रत्याशित व्यय हेतु है। और वित्त आयोग का गठन 280 में होता है और ये 5 वर्ष पर राजस्व बंटवारे संबंधित है। आप देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में मान लो ये जो है कि मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 और 217 के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट 124 और 217। तो क्या हुआ? इससे संबंधित केस का तो सेकंड जज केस 1993 है, जिसमें सीजीआई की सलाह कलेक्टिव ओपिनियन मानी गई है। जबकि थर्ड जज केस में सीजीआई और 4 वरिष्ठ जजों की सलाह को अनिवार्य माना गया है। इसका मतलब राष्ट्रपति केवल औपचारिक नियुक्ति करेंगे, परंतु वास्तविक चयन कौन करेगा? न्यायपाल का ही करेगा। चलिए आगे चलते हैं लाइन 2 पे। वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 की बात कहते हैं। एडवाइजरी ड्यूरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। केशव सिंह मामला 1965 का हुआ, जिसमें लोकसभा और हाईकोर्ट के बीच विवाद हुआ। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांगी। बाबरी मस्जिद केस 1993 में हुआ,
जिसमें राष्ट्रपति ने क्या विवादित स्थल पर प्राचीन मंदिर था पर सलाह मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सलाह न्यायिक विषय है, राजनीतिक नहीं। क्या मतलब विवादित स्थल पर प्राचीन मंदिर था तो इसकी सलाह मांग रहे हैं राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये तो न्यायिक विषय है, राजनीतिक नहीं। तो आर्टिकल 143 का जो उद्देश्य है राष्ट्रपति को जटिल संवैधानिक प्रश्नों पर कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करना, पर तो सुप्रीम कोर्ट की जो राय है ना कि जजमेंट, ओपिनियन देता है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट नहीं देता है, इसलिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं बल्कि परामर्शात्मक अर्थात एडवाइजरी होती है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत बना रहता है, जुडिशरी सलाह देती है पर निर्णय नहीं थोपती, ये बात है। अब और देख लेते हैं इसमें और क्या करना है, और ये देख लीजिए है कि रोगी न्यायिक शक्तियाँ इधर हो गई। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए, मतलब कोई व्यक्ति है किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये बात है। तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 72 देखना होगा। अनुच्छेद 72 के 3 दायरे हैं। राष्ट्रपति की दया शक्ति लागू होती है जहाँ सजा सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई हो, जहाँ अपराध केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत हो, या जहाँ दंड मृत्युदंड हो। ठीक है, ये बात है। तो इसे पूरा पढ़ लेते हैं। वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफी प्रदान कर सकता है उन सभी मामलों में जिसमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो। तो सैन्य न्यायालय के मामले में, क्योंकि सभी सेनाओं का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, राज्य विधि नहीं, केंद्रीय विधि के विरुद्ध। और उन सभी मामलों में जिनमें क्या हो, चाहे कहीं का भी मैटर हो, अगर प्राणदंड दिया गया हो तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो पार्डन, अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति तीनों मामलों में क्या कर सकते हैं, कुछ में पार्डन दे सकते हैं तो क्षमादान, अपराध और सजा दोनों समाप्त हो जाएंगी अगर पार्डन क्षमादान दे दिया तो। अगर रिप्राइव कर दिया तो स्थगन हो जाएगा, सजा को अस्थायी रूप से रोक देंगे, ये रिप्राइव होगा। और रेस्पाइट होगा, मतलब राहत देना, मानवीय आधार पर सजा घटा देना, यानी वो राहत देंगे। रेस्पाइट देना मतलब राहत देना, राहत देंगे। और रिप्राइव मतलब होता है स्थगन, जिसमें सजा को अस्थायी रूप से रोका जाता है। और रिमिशन में क्या होता है, दंड में कमी होती है, सजा का काल कम हो जाता है, मतलब 10 साल की सजा 5 साल में, 8 साल में, 7 साल में, इस तरीके से। ठीक है। और कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में होता है परिवर्तन, सजा के प्रकार को बदल, जैसे फांसी को हमने आजीवन कारावास में बदल दिया तो ये कम्यूटेशन होगा। सजा का काल कम हो जाएगा तो होगा रिमिशन। और मानवीय आधार पर सजा को घटाएंगे तो उसे बोलेंगे रेस्पाइट, अर्थात राहत दे दिया। और सजा को अस्थायी रूप से रोकेंगे तो रेस्पाइट, नहीं तो पूरी तरह से जमा कर देंगे तो होगा पार्डन। ठीक है। कृष्णा कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया शक्ति राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन इसका प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। धनंजय चटर्जी केस 2004 में तो राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की कि फांसी दी गई। केआर सिंह केस में क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति दया शक्ति का उपयोग करते समय न्यायिक त्रुटि पर विचार कर सकता है। ये बात होगी। अब हम पढ़ेंगे इनकी कूटनीतिक शक्तियों के बारे में। तो यह शक्ति भारतीय मानवता और न्याय की भावना का प्रतीक है। कौन सी न्यायिक शक्ति है? संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिल सकता है, क्योंकि न्याय केवल सजा देना नहीं बल्कि पुनर्वास और करुणा भी है। यहाँ शक्ति न्यायपालिका से ऊपर नहीं बल्कि संविधान के संतुलन के तंत्र रहता है, बैलेंस ऑफ मर्सी है। दया शक्ति का दुरुपयोग होने पर न्यायिक समीक्षा संभव है। ठीक है। और ये ई प्रूफ सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्डन कैन बी रिव्यूड इफ मैलाफाइड और आर्बिट्रेटरी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकी जो कौन कौन सी शक्तियाँ हो गई। न्यायिक शक्तियाँ कब कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे ये कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक मतलब यही एक देश से दूसरे देश में जो कूटनीति की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते जो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। अब इसका क्या, इसका हम लोग मीन्स समझते हैं कि इसका मीन्स क्या है।
इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 73 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के पावर की बात करता है। भारत सरकार के कार्यपालन का शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वो 73 क्या करता है, ऐसी संसदीय कार्यपालन या संघ सूची के जो विषय हैं उनके विस्तार की बात करता है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संसद कानून बना सकती है, ये 253 कहता है। और 51 उसका सी कहेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन भारत का दायित्व है, वो 51 का सी कहेगा। ठीक है, ये बात है। अब भारत में ट्रीटी मेकिंग ओवर राष्ट्रपति के पास है, परंतु वैसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही प्रयोग करता है। यह शक्ति वास्तविक रूप में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा प्रयोग की जाती है, अर्थात विदेश मंत्रालय द्वारा। किसी संधि के प्रभावी होने के लिए संसद का रेटिफिकेशन आवश्यक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रपति नहीं बनाता बल्कि उसका संवैधानिक प्रतीक होता है। जैसे भारत बांग्लादेश में 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ तो राष्ट्रपति के नाम पर हुआ, परंतु इसका क्रियान्वयन हेतु संसद ने 100वां संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया। तो राष्ट्रपति G20 UNGA जैसे मंचों पर भारत का औपचारिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्रेसिडेंट कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। सही है उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा केवल उसके नाम पर होते हैं, संसद की अनुमति आवश्यक है अनुच्छेद 253 से। ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नहीं भाई, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री की सलाह पर। ठीक है, और प्रेसिडेंट पर्सनली अटेंड्स ऑल इंटरनेशनल मीटिंग्स, ये भी गलत है, प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है जैसे विदेश मंत्री को, पर्सनली नहीं जाएगा। तो कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति और स्वागत, राष्ट्रपति भारत के राजदूत एवं उच्चायुक्त जैसे हाई कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। वह अन्य देशों के कूटनीतिज्ञों को स्वीकृति पत्र तक क्रेडेंशियल प्रदान करता है। वह भारत के सार्वभौमिक अर्थात सोवरेनिटी का प्रतीकात्मक दर्शन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति भारत की विदेशी नीति का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, परंतु नीति निर्माण में प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी की बात करें तो यह शक्ति भारत के सोवरेन कैरेक्टर को दर्शा रही है, और राष्ट्रपति स्टेट का इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, जबकि प्रधानमंत्री गवर्नमेंट की पॉलिटिकल वॉइस है। ठीक है, राष्ट्रपति अब चलते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में। तो सैन्य शक्तियां देख लेते हैं। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुखों को नियुक्त करता है। वह युद्ध इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 53 पढ़िए। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर कौन होगा, राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 352 कह रहा है युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगाने की शक्ति होगी राष्ट्रपति को। तो इसे और देख लेते हैं। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से होता है सेना का सर्वोच्च प्रमुख, और वास्तविक नियंत्रण रक्षा मंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। नियुक्ति की जो शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रमुखों को नियुक्त करता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, और नियुक्तियां कैसे होंगी, नियुक्तियां होंगी रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर होती हैं। युद्ध और शांति घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति भारतीय युद्ध या शांति की घोषणा कर सकता है, परंतु यह केवल संसद की अनुमति से ही वैध होता है। इस प्रकार युद्ध का अंतिम नियंत्रण लोकतांत्रिक संस्थान संसद के पास ही है, और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू नियंत्रण तंत्र में राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है। पॉलिटिकल डिसीजन बाय कैबिनेट होता है, और संसद अनुमति देता है, वो उसका लेजिस्लेटिव कंट्रोल है। रक्षा मंत्रालय इस सबका संचालन करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है कैबिनेट के द्वारा। संसद फिर उसका अनुमति देगा तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है। फिर रक्षा मंत्रालय उन सबका संचालन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन है। 1999 में कारगिल युद्ध में राष्ट्रपति भारतीय सैन्य बलों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर बार एट हिज ऑन डिस्क्रिप्शन, नहीं भाई, संसद की अनुमति से होगा, ना कि ऑन डिस्क्रिप्शन से। प्रेसिडेंट पर्सनली कैन डिक्लेयर वार एट हिज ऑन डिस्क्रिप्शन,
ऐसे प्रेसिडेंट पर्सनली कमांड्स आर्म फोर्स, तो केवल सांकेतिक प्रमुख हैं प्रेसिडेंट, वास्तविक नियंत्रण किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव सर्विस चीफ्स, तो सही उत्तर है कि हाँ कर सकता है, नियुक्ति की तरह हटाने की भी शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट कैन नॉट रिमूव नहीं, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ये बात सही है। कैन नॉट रिमूव ये गलत है। ठीक है, तो एक तरीके से राष्ट्रपति सिंबल ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर आर्म फोर्स है। यह सुनिश्चित करता है कि सेना लोकतांत्रिक नियंत्रण में रहे, ना कि स्वेच्छाचारी आदर्शों में। तो सिविलियन सुप्रीमेसी है ओवर आर्म फोर्स पर। ठीक है, अनुच्छेद 53 कह रहा है कि राष्ट्रपति आर्म फोर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नियुक्ति करेगा पर नियंत्रण मंत्रिपरिषद पर युद्ध शांति घोषणा करेगा, संसद की अनुमति से करेगा, और यह शक्ति सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री के लोकतांत्रिक आदर्श को मूर्त रूप दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय संधि अनुच्छेद 253, 51C अनुच्छेद 73, और विदेश नीति का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 73, सशस्त्र बलों का सर्वसेना पद 53 का 2, सेवा प्रमुखों की नियुक्ति 53 और 74 से, युद्ध शांति घोषणा 53 और 352 आर्टिकल। तो राष्ट्रपति भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों का संवैधानिक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल फेस है। कूटनीतिक शक्ति मतलब भारत की आवाज, किसके मंच? विश्व के मंच पर भारत की आवाज को दिखाता है, और सैन्य शक्ति लोकतांत्रिक नियंत्रण के तहत रक्षा का प्रतीक है। तो ये दोनों बात हो गई। अब हम चलते हैं कौन सी शक्तियों पर? आपातकालीन पे। आपातकालीन शक्ति, तो ये तो आपको मालूम है, बहुत पढ़ दिया है कि उपरोक्त साधारण शक्तियों के अंतर्गत संविधान ने राष्ट्रपति को 3 परिस्थिति में आपातकालीन शक्तियां दी हैं। अगर पिछले वीडियो देखें तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन 356 तथा 365 के तहत, और वित्तीय आपातकाल तुम्हारा लगता है इसके तहत 360 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधारों पर पूरे देश में ऐसे किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। युद्ध, भय, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के प्रतिरूप को संशोधित कर सकता है, बिल्कुल, और जीवन और व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार और अपराधों के लिए सजा के संबंध सुरक्षा के अधिकार को छोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन इसे राज्यपाल आपातकाल संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधारों पर घोषित किया जाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर या संघ द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या उन्हें प्रभावी करने की विफलता पर। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह अपने आप को राज्य सरकार के सभी या कोई भी कार्य सौंप सकता है, या राज्यपाल या राज्य में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण में सभी या कोई भी शक्तियाँ दे सकता है। किसको? राज्यपाल को या राज्य में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण में सभी या कोई शक्तियाँ दे सकता है। ठीक है, वो स्वयं को दे सकता है। वह यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के द्वारा उसके अधीन प्रयोग करने योग्य होंगी। मतलब राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के द्वारा उसके अधीन प्रयोग करने योग्य होंगे। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्य की संचय नीति से व्यय को प्राधिकृत कर सकते हैं, जब तक फिर संसद द्वारा इस तरह की व्यय की मंजूरी नहीं दी जाती। मतलब जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा तो वह राज्य की संचय निधि से व्यय को प्राधिकृत कर देगा, जब तक कि संसद द्वारा इस तरह की व्यय की मंजूरी नहीं दी जाती। ठीक है, ये बात है। और देखते हैं वित्तीय आपातकाल। देखते हैं, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता ऐसा खतरा है। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों सहित संघ के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कमी करने का निर्देश दे सकते हैं। ये होगी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियाँ? वो वाली आपातकालीन शक्ति। आप देखते हैं वीटो शक्तियों के बारे में। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक, ये बात है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है। उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में 3 एक हैं तो 3 विकल्प भी होंगे। ठीक है, पहले भी एक विकल्प देख लेते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक अर्थात यह विधेयक धन विधेयक नहीं तो संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना ही होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो की शक्ति है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति
देने के दो कारण हैं: संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना और किसी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए। वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्ति को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आत्यंतिक वीटो अर्थात विधायकों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। विधायक मतलब वर्तमान राज्यों के जो कार्यकारी प्रमुख हैं उनकी वीटो शक्तियाँ बता रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो अर्थात विधायकों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। विशेष वीटो जो विधायकों द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को नहीं है विशेष वीटो। और निलंबनकारी वीटो जो विधायकों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, और पॉकेट वीटो जो विधायकों द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करे। वीटो लैटिन शब्द है जो जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अब हम वीटो को समझेंगे कौन कौन सा वीटो है। उपरोक्त 4 में से भारत के राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त हैं: आत्यंतिक, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में विशेष वीटो महत्वपूर्ण तथा यह अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति तीनों वीटो की व्याख्या निम्न है, ठीक है। तो तीनों वीटो की व्याख्या भी देख लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से जिसमें वो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है: गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में अर्थात संसद का वस्तुतः मंत्री न हो उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक। दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, अर्थात जब विधेयक पारित हो गया हो तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। एब्सोल्यूट वीटो मतलब सरकारी विधेयक के संबंध में मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, अर्थात और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। तब या फिर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति। 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा। वह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया जब पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब वह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। तो उन्होंने कहा ये तो तब का विधेयक है जब पेप्सू में राष्ट्रपति शासन था, अब तो राष्ट्रपति शासन हट गया, तो विधानसभा आई गई है, तो फिर हम कर ही सकते। पुनः राष्ट्रपति और आर वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्य 1991 की बात है, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोक कर रखा गया। यह विधेयक संसद द्वारा लोकसभा विघटित होने के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति पूर्व सिफारिशों को प्राप्त किए बिना पारित किया गया था। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोक कर रखा। मतलब अब राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश तो आपने ली नहीं है, आपने क्या किया, संसद लोकसभा विघटित होने से एक दिन पहले ही पारित कर दिया। अब आते हैं निलंबनकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबनकारी। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। मतलब निलंबनकारी वीटो कैसा होता है? राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करेगा जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देगा। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित करेगी तो राष्ट्रपति के पास उस पर अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित है। तो पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य पेप्सू है, इसको 1956 में पंजाब राज्य में मिला दिया गया, इसलिए पेप्सू हो गया खत्म। ठीक है, ये बात। जैसा कि पूर्व में बताया कि राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारणतः मतलब राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है और रोक सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब वह संसद में उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व अनुमति से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, धन विधेयक को। इसलिए फिर रोक कर रखने का भी प्रश्न नहीं आता, पर वो रोक के रख सकता है। ये हो गया निलंबनकारी वीटो। अब करते हैं पॉकेट वीटो। ये ज़्यादा चर्चा में है। इस मामले में राष्ट्रपति क्या करते हैं, न तो कोई सहमति दे रहे हैं, न स्वीकृति कर रहे हैं, न लौटा रहे हैं, परंतु एक निश्चित अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर दे रहे हैं। राष्ट्रपति विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न देने की सकारात्मक व नकारात्मक शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं। दूसरी अमेरिका में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर यह विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति
इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। वरना 1986 में राष्ट्रपति जयललिता सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीडियो का प्रयोग किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने यह विधेयक नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का ही फैसला लिया है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है 24वें संशोधन से। ठीक है। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो है, पर राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचार में चलाया गया तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। ठीक है, तभी वो बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, और देख लेते हैं। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति लाई जाए तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसे 4 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखे, और वह विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं अनुच्छेद 201 में। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लें या राज्यपाल को निर्देश दे दें कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु भेजा दें यदि वो धन विधेयक नहीं है तो। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को नष्ट नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समन्वय सीमा भी तय नहीं की राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दें। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधायिका के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर रही है। तो राष्ट्रपति की केंद्रीय तथा राज्य विधायिका के संबंध में वीटो शक्ति के वर्णनों का सारांश यहाँ दिया गया 18.2 में। तो ये हो गई राष्ट्रपति की समझ शक्तियाँ समाप्त। अब ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति में संसद के 17 वर्ष की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इन अध्यादेशों का प्रभाव शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की तरह ही होती है, परंतु ये प्रकृति में अल्पकालीन होती है। ठीक है, ये तालिका मिल जाएगी आपको जो तुलना की हुई है किसमें, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें। तो अब रुकिए, तब ठीक है दोस्तों, अगला अब हम इससे आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।